नमस्कार। नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु होगा नागरिक शास्त्र संबंधी उन तमाम पहलुओं की चर्चा करना और जानना कि आखिर ये आपकी जीवन की बेहतरी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, सिविक्स। इसका हिंदी में होता है नागरिक शास्त्र। आप देख रहे हैं दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं, नागरिक और शास्त्र। अभी इनका मतलब हम समझेंगे थोड़ी देर से, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं आखिर ये सिविक्स जो नागरिक शास्त्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे मानव ने अपना जंगली जीवन खत्म किया और ये एक सभ्य जीवन की ओर बढ़ा, मानव का जंगली जीवन खत्म हो जाता है, इसके बाद मानव सभ्यताओं की ओर बढ़ता है। तो जैसे ही सभ्य जीवन उसने शुरू किया, उसने समय के साथ कुछ नई संस्थाओं का आविष्कार करना शुरू किया। ये नई संस्थाएं किस लिए थीं? मानव के बेहतर जीवन के लिए। मतलब अपना मानव जीवन बेहतर करना चाहता है, इसलिए उसने बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया और नागरिक जीवन को अपनाया। नागरिक जीवन का मतलब क्या होता है? उसने एक देश बाउंड्री बनाई, उसने एक राज्य बनाया, इस राज्य को संप्रभु उसने बनाया। इसके बाद उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया कि हम इस राज्य के अंतर्गत जो रह रहे हैं, इसमें हम तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि इसमें किसी का शोषण हो रहा हो, कोई बहुत ऊपर हो, कोई बहुत नीचे हो, ये तमाम चीजें ना हो। तो इसलिए उसने नागरिक शास्त्र का अध्ययन भी शुरू किया, यानी प्रत्येक नागरिक से संबंधित जानकारी, प्रत्येक नागरिक के अधिकारों से संबंधित जानकारी, यही सब नागरिक शास्त्र का विषय वस्तु होती है नागरिक शास्त्र की। तो कुल मिला के वास्तव में नागरिक शास्त्र है क्या? नागरिक शास्त्र शांति का शास्त्र है। बेहतर जीवन के लिए शांति बहुत आवश्यक होती है, तो शांति का शास्त्र है। इसके अलावा इसको दूसरे शब्दों में कहे तो सुखमय जीवन का शास्त्र है। सुखमय जीवन का शास्त्र है या सुखमय जीवन की ये आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, यानी सुखमय जीवन की आचार संहिता है। तो इस तरीके से सिविक्स का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिएगा। ये शब्द आपके लिए बहुत काम आएंगे, हमेशा काम आएंगे। तो इसके लिए इस कुल मिला के इस शास्त्र का ज्ञान प्रत्येक नागरिक को होना आवश्यक होता है, क्योंकि उनके अधिकारों का शास्त्र है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स। तो इस तरीके से ये आप याद रखिएगा, सिविक्स का बेसिक। चलिए आइए बात कर लेते हैं आखिर नागरिक शास्त्र शब्द कैसे बना, कहां से आया। तो नागरिक शास्त्र इंग्लिश का एक शब्द होता है सिविक्स, इसका हिंदी रूपांतरण है। हम जानते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। तो सिविक्स यहां से एक शुरुआत होती है। इस सिविक्स शब्द कैसे आया? तो सिविक्स शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है, सिव, SIVIS, सिविस। तो इससे इसकी व्युत्पत्ति हुई है। और सिविस तथा एक और शब्द सिविटास, सिविस तथा सिविटास से इनकी व्युत्पत्ति हुई है सिविक्स शब्द की। तो इसका अर्थ क्या है? सिविस का मतलब नागरिक और सिविटास का मतलब होता है नगर। तो इस तरीके से सिविस का अर्थ हो गया नगर राज्य के सदस्य और इसका मतलब हो गया नगर। तो इससे इसकी व्युत्पत्ति हुई है सिविस शब्द की। और आगे चल के आप देखेंगे इस शब्द को प्रयुक्त किया जाने लगा एक बेहतर नागरिकों के विज्ञान के रूप में, बेहतर नागरिकों के शास्त्र के रूप में। शुरुआत में ये सिविक्स था, इसका जो क्षेत्र था बहुत ज्यादा संकुचित हुआ करता, कुछ ही बातों के इनमें पढ़ा जाता था, समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे नागरिकता का विकास हुआ, लोगों के मन स्थिति का विकास हुआ और अधिकारों का विकास हुआ, इस तरीके से सिविक्स आज बहुत बड़ा शब्द बन चुका है और लगभग प्रत्येक देश में इसका अध्ययन किया जाता है। तो अब ये संकुचित अर्थों में नहीं, लगातार विकास कर रहा है ये शब्द, और इसका क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। वैसे भी हम जानते हैं नागरिक शास्त्र भी दो शब्दों से बना है, नागरिक प्लस शास्त्र। तो नागरिक शब्द का मतलब क्या होता है? किसी देश के निवासी। अगर नागरिक की हम बात करें, नागरिक शब्द संस्कृत के नागर शब्द से बना हुआ है। नागर का मतलब क्या होता है? नागर का मतलब होता है चतुर व्यक्ति। चतुर व्यक्ति, आपको पता है भगवान कृष्ण को भी नागर कहा जाता है, नटवर नागर नंदा। तो ये नागर का अर्थ होता है चतुर व्यक्ति। तो इस तरीके से आप देखेंगे नागरिक का पूरा अर्थ हो जाएगा चतुर व्यक्ति, और नागरिक शास्त्र का अर्थ हो जाएगा चतुर व्यक्ति, यानी चतुर व्यक्ति द्वारा चलाने वाला
अध्ययन, चतुर व्यक्तियों का अध्ययन। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसको समझ, नागरिक शास्त्र का आप मतलब समझ पा रहे होंगे। ये नागर अगर शब्द आप समझ जाएंगे तो जिस तरीके से याद रखिएगा इनको। चलिए आगे बात करते हैं। नागरिक शास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसकी परिभाषा दी है। अरस्तु ने इसकी परिभाषा दी है, इसको देख लेते हैं हम। तो अरस्तु के अनुसार नागरिक शास्त्र नगरों का विज्ञान है। यह इनकी उत्पत्ति, इनके विकास और इनके बाह्य, आंतरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं उनके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की विवेचना करता है। तो अरस्तु ने इसकी परिभाषा दी है। फिर बहुत सारे लोगों ने इसकी परिभाषा दी है। पैट्रिक गेट्सन ने दी है, इसके अलावा FC गिल्डन ने दी है। तो बहुत सारे लोगों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। हमारे लिए इतना काम का नहीं है। हमारे लिए काम का क्या है? नागरिक शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, स्कोप ऑफ सिविक्स है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व है। तो आइए इसकी बात करते हैं, क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक, चूंकि हम जानते हैं हर शास्त्र का अपना अध्ययन क्षेत्र होता है, इस तरीके से इसका भी अध्ययन क्षेत्र है। तो इसका अध्ययन क्षेत्र हो जाएगा पहला राज्य और सरकार का अध्ययन, यानी राज्य तथा सरकार का इसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरा हो जाएगा इसमें हो जाए विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन, विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन यानी ऐसी संस्थाएं जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, संस्थानों का अध्ययन। तीसरा हो जाएगा इसमें नागरिकता का अध्ययन। अन्य हो जाएगा इसमें अधिकारों का अध्ययन अन्य इसमें हो जाएगा कर्तव्यों का अध्ययन, अधिकारों तथा कर्तव्यों का अध्ययन। इसमें हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता तथा कानूनों का अध्ययन, इनसे संबंधित कानूनों का अध्ययन, क्या आखिर कैसे कानून है देश में स्वतंत्रता समानता को निर्धारित करने वाले। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा सामाजिक जीवन के राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन, सामाजिक जीवन के राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन। क्योंकि हम जानते हैं सामाजिक प्राणी हैं, तो ये सब अध्ययन भी इसमें समाहित होते हैं। सामाजिक संबंधों का अध्ययन, आखिर संबंध कैसे हैं सामाजिक तौर पर। इसमें और क्या अध्ययन किया जाता है? इसमें अन्य दृष्टिकोणों से देखें हम तो हमें इसमें अर्थव्यवस्था और इसमें कुछ प्रत्यक्ष लोकतंत्र संबंधी अध्ययन भी शामिल होते हैं। आखिर जो शासन की प्रणाली है, ये शासन की प्रणाली कौन सी है देश में, तो शासन प्रणाली का अध्ययन देश के अंदर करते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं सिविक्स के अंतर्गत। तो आपने देखा हमने बहुत बेसिक बात की है। तो कुल मिला के इसमें नागरिकों के अधिकारों को हम देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ कंपोनेंट्स की बात की गई है। कंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी प्रशासनिक तंत्र का, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का अध्ययन करते हैं, सुशासन का अध्ययन करेंगे, पॉलिसी इंप्लीमेंट, पॉलिसी नीतियों का अध्ययन करेंगे, और हम पब्लिक सर्विस यानी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनका अध्ययन करेंगे जो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये इसके क्षेत्र हो गए और ये इसके जो मुख्य भाग अंग हैं, तो ये अंग हो गए सिविक्स के। ठीक है, ये क्षेत्र याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। तो पहला इसमें पहला हो जाएगा इसका अंग में, जो हम सिविक्स के ही बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्योंकि सिविल सर्विस जो भारत की है, ये भारत के नागरिकों को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। तो ऐसे में सिविल सर्विस का अध्ययन करना ही पड़ता है हमें सिविक्स में। तो आइए बात करते हैं इसकी। तो सिविल सर्विस इंडिया, दो तरह की सिविल सर्विस होती हैं। एक तो प्रशासन स्तर पर, केंद्र स्तर पर होती है, एक राज्य स्तर पर भी होती है। हम जानते हैं जो सिविल सर्विस यानी प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा भी होती है जिसको PSCS बोला जाता है। तो ये काम क्या करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको लौह इस्पात का ढांचा कहा था, लौह का ढांचा कहा था, या फिर इसको ऐसे कहें तो इसको इस्पात का ढांचा कहा था भारत में, इस्पात का ढांचा। इसलिए वल्लभ भाई पटेल ने जो सिविल सर्विस है इनको बहुत अधिकार देने की बात कही थी। इनके लिए उन्होंने एक अनुच्छेद भी रखा 311। इस तरीके से उन्होंने इनके संरक्षण की भी बात की सिविल सर्विस के, क्योंकि उनका मानना था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का यहाँ पे रूल स्थापित किया है, अंग्रेजों के कानूनों को इन्होंने बनाए रखा, अंग्रेजों की इन्होंने हेल्प की। तो ये आने वाले भारत की भी मदद करेंगे और आने वाले भारत को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं को, IAS, IPS और भी जो सेवाएं होती हैं इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी, बहुत प्राथमिकता दी थी।
तो ऑल इंडिया सर्विस जो होती हैं ये हम जानते हैं संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। संवैधानिक यूपीएससी आपकी संवैधानिक संस्था है ना, तो यूपीएससी तो इसकी भर्ती करती है। तो संवैधानिक पद होते हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। इसके अलावा काफ़ी स्वायत्ता भी प्राप्त होती है इनको। कार्य क्या होता है, जो कार्यपालिका के निर्णय होते हैं उनको लागू करना, कार्यपालिका के निर्णय लागू करना और नई नीतियां बनाने में योगदान करना, तो ये इनका कार्य होता है। तो ये मुख्य विषय वस्तु होती है सिविल सर्विस इन इंडिया सिविक्स की, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सेंट्रल सिविल सर्विस, जो हम बात कर चुके हैं पहले ही। इसमें क्या होता है, ये यूपीएससी जो होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा इसमें नियुक्ति ली जाती है। फिर कार्मिक विभाग भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसमें सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार के अंडर में फिर नियुक्तियां होती हैं। इसमें आप देखेंगे इसमें कि सचिव होते हैं जो भी, ये सब इसी से सेंट्रल सिविल सर्विस में आते हैं, जो केंद्रीय स्तर पर सचिव होते हैं जो भी। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये सर्विस भी इसमें शामिल होती हैं, जो अखिल भारतीय स्तर की प्रशासनिक सेवाएं हैं। स्टेट सिविल सर्विस एक दूसरा कॉलम है, हम जानते हैं ये भी संवैधानिक है। इसमें क्या होता है, स्टेट के पास अधिकार होते हैं कि अपने राज्य के संचालन के लिए वो कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त कर सके। तो इसी क्रम में आप देखेंगे तो जो सिविल सर्विसों की नियुक्ति होती है राज्य के स्तर पर। इसमें आप देखेंगे कि जो सेंट्रल सिविल सर्विस का ढांचा है उसी आधार पर राज्य आधार पर भी होती है। तो ये स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए महत्वपूर्ण होती है स्टेट सिविल सर्विस। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, तो रिक्रूटमेंट इनका कौन करता है, यूपीएससी करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएसई के माध्यम से रिक्रूट करता है कैंडिडेट को और इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन करता है, ठीक है। चलिए, ये सेंट्रल सिविल सर्विस के लिए है, जबकि राज्य की जो सेवाएं होती हैं उसके लिए राज्य करता है ये सब काम। स्टेट मतलब जो स्टेट है, राज्य है, उसके भी पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। सेवा आयोग, जो राज्य सेवा आयोग होते हैं, जबकि ये केंद्र संघ सेवा आयोग है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट अंडरगो, तो इसमें ट्रेनिंग इनको जाना होता है। कहाँ जाना होता है ट्रेनिंग में, ये लवासना जाना होता है इनको। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनको लवासना जाना होता है, मसूरी में है, उत्तराखंड में। यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट होते हैं, ट्रेनिंग शुरू होती है। रोल्स एंड फंक्शन, इनके कार्य क्या होते हैं, ये पॉलिसी मेकिंग के लिए, पॉलिसी यानी नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। नीति निर्माण, इसके अलावा कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होती हैं। कैसी नीतियाँ, कार्यान्वयन, देश के हित में कुछ ऐसी नीतियाँ, देश के हित में जो पॉलिसी बनाना, जैसे कि गरीबों वंचितों को रोजगार देना है, गरीब वंचितों का सहारा बनना है, गरीब वंचितों के लिए रोजगार के साधन शुरू करने हैं और भी जनता के लिए शुरू करने हैं। ये समस्त किस्म के कार्य जो होते हैं, ये सारे कार्य नीति निर्माण और कार्यान्वयन सिविल सर्वेंट के द्वारा किया जाता है। डिसीजन मेकिंग एट वेरियस लेवल गवर्नमेंट, हाँ, नीति निर्णय और जो इनका डिसीजन होता है इसको भी लेने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं सरकार के लिए सिविल सर्वेंट। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये बाकी इस स्कीम को लागू करना, कोई सरकार की स्कीम है तो इसको लागू करने का कार्य भी करते हैं। ये पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम भी करते हैं, लोक कल्याण कार्य के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं संविधान की प्रस्तावना में लोक कल्याणकारी शब्द है, तो इसी लोक कल्याणकारी शब्द के लिए ही सारे कार्य किए जाते हैं, इससे संबंधित कार्य करते हैं। क्योंकि भारत जो है वेलफेयर स्टेट है, भारत लोक कल्याणकारी राज्य है, ना कि सिर्फ भारत लोकतंत्र है। लोकतंत्र के साथ लोक कल्याणकारी राज्य भी है भारत, तो इसलिए पब्लिक वेलफेयर करना भारत की प्रमुख जिम्मेदारी है। ऐसे में ये जो आते हैं सिविल सर्वेंट, ये कार्य करते हैं पब्लिक के हेल्प का। सिविल सर्वेंट ऑल्सो एक्ट ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, तो सिविल सर्वेंट होते हैं जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में ब्रिज का कार्य करते हैं, सेतु का कार्य करते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम पब्लिक तक ले जाते हैं, पब्लिक की जो फीडबैक होते हैं गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कार्य होता है इनका। सिविल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो आइए इसकी बात कर लेते हैं। सिविक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पहले इंडिया हैज़ अ 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज।
त्रिस्तरीय सरकार। तो जो लोक कल्याणकार है, नागरिक शास्त्र है, इसके कुछ इंस्टीट्यूट पर बात करते हैं जहां पे लागू होता है, जहां से इसके कार्य शुरू होते हैं। तो पहला तो हो गया त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार में क्या हो गया, इसमें तीसरा स्तर कौन सा हो जाएगा, तीसरा स्तर हो जाएगा पंचायत नगर पालिका। पंचायत नगर पालिका तो सबसे पहले तो यहीं से लागू होता है, यही सबसे पहला सिविक इंस्टीट्यूशन बोला जाएगा। आपको पता है त्रिस्तरीय कब आया था, जो हमारा तीसरा स्तर है लोकतंत्र का, कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। 1992 में पंचायती राज अधिनियम आया था, आखिरकार ये पास हो गया। इसको 73वां संविधान संशोधन बोलते हैं, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन बोलते हैं। ये आखिरकार अप्रैल 1993 में पास हो गया। इसके बाद से पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत हो गई और ये संवैधानिक दर्जा इसको दे दिया गया। तो ये याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है जो गांव का स्तर होता है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होती है, इसको जनपद पंचायत बोला जाता है, और इसके अलावा जिला पंचायत होती हैं, जिला परिषद, ये जिला लेवल पर होती हैं। तो इस तरीके से देखेंगे आपको ग्राम का ढांचा मिल जाएगा। जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत, इसका ढांचा मिलेगा आपको। इसमें क्या होगा, सबसे नीचे होगा जो ग्राम सभा, या फिर इसको ऐसे बोल दें ग्राम पंचायत। दूसरा हो जाएगा आपका हो जनपद पंचायत, और तीसरा हो जाएगा इसमें जिला पंचायत। और इसमें जबकि नगर के स्तर की बात करेंगे तो हो जाएगा नगर पंचायत, जो शहर लेवल है, जो अर्बन एरिया है, शहरी एरिया है, नगर पंचायत, नगर पालिका, और तीसरा हो जाएगा इसमें नगर निगम। तो इस तरीके से संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर परिषद। क्योंकि ये कब आया था, ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में आया था। ये एक्ट, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संविधान में संशोधन किया गया था, आखिरकार ये 1993 में लागू हो गया। तो ये 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जबकि ये 74वां संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से क्या किया गया था, जो नगर क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, इसमें नगर निकायों की शुरुआत की गई थी, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम महत्वपूर्ण थे। तो अर्बन एरिया है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, नगर निकाय है इसमें शहरी क्षेत्र पर। ये क्या कार्य करते हैं, ये गवर्निंग सिटी का काम करते हैं, स्वशासन का कार्य करते हैं। जो छोटे छोटे नगर होते हैं, जिसमें से आपके छोटे नगर, बड़े नगर और बहुत बड़े नगर भी हो सकते हैं, जिसको महानगर कहा जाता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, तो ये भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो आधारभूत सर्विस होती हैं, आधारभूत सेवाएं होती हैं, जैसे पानी सप्लाई करना, स्वच्छता, इंफ्रा निर्माण करना, तो ये सब कार्य करती हैं ये नगर निकाय जो होते हैं। ठीक है, जुडिशरी एक महत्वपूर्ण तत्व है किसी भी देश का। इस जुडिशरी को अगर नागरिक शास्त्र में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं नागरिक शास्त्र का अर्थ क्या है, नागरिकों की बेहतरी करना। तो ऐसे में कोई ऐसा कार्य न करे जिससे नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो, इसलिए जुडिशरी का बीच में होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे सरकार और नागरिक का अद्भुत रिलेशन होता है। नागरिक इनको वोट देते हैं, ये लोग चुन के आते हैं, सत्ता में आते हैं, और आखिरकार देश की भलाई के लिए कार्य करते हैं। कभी कभी ये ऐसा कार्य भी करते हैं जो देश की भलाई में नहीं होता, तो ऐसे में जुडिशरी बीच में आ जाती है और इनके कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर देती है, जो संविधान के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सरकार, नागरिक और जुडिशरी का रिलेशन देख पा रहे हैं बीच में। आइए आगे बात करते हैं। तो जो भारतीय न्याय तंत्र है, न्यायपालिका है, ये क्या, इसका सबसे बड़े पायदान पर सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय जो जुडिशरी व्यवस्था है, इसमें क्या होता है, त्रिस्तरीय जुडिशरी व्यवस्था में, या इसको एकीकृत जुडिशरी कहा जाता है, एकीकृत न्यायपालिका इसको कहा जाता है, न्याय व्यवस्था। ठीक है,
एकीकृत न्याय व्यवस्था को कहा जाता है। सबसे ऊंचे स्तर पर होता है उच्चतम न्यायालय, बीच में होता है उच्च न्यायालय, और तीसरा होता है इसमें जो आपके सेशन कोर्ट होते हैं और भी जिला स्तरीय पर होते हैं, तो जिला स्तरीय न्यायालय भी इसको बोला जा सकता है। तो उच्चतम उच्च न्यायालय में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, हालांकि कुछ फर्क है इसमें, लेकिन शक्तियों के मामले में अगर बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि उच्चतम न्यायालय जो नागरिक है इनके मौलिक अधिकारों पर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। हालांकि 226 के माध्यम से, अनुच्छेद 226 के माध्यम से उच्च न्यायालय भी जो मानव अधिकार होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, उनको देखता है, उनके संबंधित याचिकाओं को देखता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक उपचारों के अधिकार के तहत जो अगर किसी का मौलिक अधिकार बाधित होता है तो उस पर कार्य करता है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसका सबसे उच्चतम न्यायालय होता है, सबसे अंतिम सबसे ऊपरी भाग होता है। तो ये क्या काम करता है, ये रूल ऑफ लॉ बनाने का कार्य करता है। रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन को लागू करने का कार्य करता है, इसकी रक्षा करने का कार्य करता है। इसलिए आप जानते हैं ये जो व्यवस्था दी गई है, आधारभूत कानूनों की व्यवस्था के दी गई है, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। तो कानून का शासन मूल ढांचा के सिद्धांत के अंतर्गत भी आता है। इसका अर्थ क्या हुआ, मूल ढांचा का सिद्धांत के अंतर्गत हुआ। इसके विपरीत सरकार कोई कानून नहीं बना सकती संसद में। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिसमें कानून का शासन बाधित होता है तो ऐसे में सरकार न्यायपालिका इसको निल एंड वॉइड कर सकती है, खत्म कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और इसके अलावा इसमें इंटरप्रिटेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान है, इसकी व्याख्या का कार्य करता है। और जो विवाद होते हैं राज्य संघ के बीच में और भी अन्य विवाद होते हैं राज्य और नागरिकों के बीच में, इनको निपटाने का कार्य करता है। तो इस तरीके से जुडिशरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं किसी भी देश में नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट होने आवश्यक होते हैं। और राइट होते हैं तो इसमें ड्यूटी भी होनी चाहिए, यानी कर्तव्य भी होने चाहिए। तो अधिकार और कर्तव्य का एक सह सामंजस्य होता है। अधिकार किसी के पास है तो कर्तव्य होने ही चाहिए। हम जानते हैं भाग 3 में संविधान के 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट पाए जाते हैं, मूल अधिकार पाए जाते हैं, जबकि जो कर्तव्य है मूल कर्तव्य भाग 4A में पाए जाते हैं, 4 में अनुच्छेद 51A में पाए जाते हैं। हम जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो भारत का संविधान मूल अधिकारों के माध्यम से नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करता है और नागरिकों को सशक्त बनाने का कार्य करता है। जो हमने परिभाषा पढ़ी थी शुरुआत में, सुखमय जीवन की आचार संहिता है नागरिक शास्त्र, तो यह उसी का कार्य करता है। इनजस्टिस से बचाता है लोगों को, मतलब अन्याय से बचाता है, डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है, शोषण से बचाता है। इसके अलावा ये काम करता है लिबर्टीज डिसाइड करता है, लिबर्टीज समानता स्वतंत्रता इन सब चीजों की भी लागू करता है और रक्षा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी है सिटीजन के पास, कर्तव्य भी है, उसके कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। तो कुल मिला के 11 कर्तव्य हैं जो नागरिकों के होने चाहिए, हमारे संविधान में है। चलिए आगे बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये क्या होता है, ऐसी संस्थाएं जो संविधान के अनुसार कार्य करती हैं। क्योंकि संविधान क्या है, संविधान की अगर परिभाषा दी जाए तो संविधान देश के कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। संक्षेप में कहें, ये डू एंड डोंट्स हैं। किसी देश को चलाने के लिए डू एंड डोंट्स हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ये है, इसी को संविधान बोलते हैं साधारण भाषा में। तो संविधान को जब ये डू एंड डोंट्स बनाए, संविधान ने कार्य प्रणाली के बारे में बात की, तो ऐसे में कुछ संस्थाएं उसको बनानी ही थी, क्योंकि संस्थाएं ही तो चलाएंगी देश को। जैसे हम जुडिशरी देखते हैं, जुडिशरी तो हमेशा से है, और इसमें आप और देखेंगे CAG देखेंगे। ये क्या होता है, कंट्रोल ऑडिट एंड ऑडिटर जनरल। ये क्या होता है, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका कार्य होता है देश में जो पैसा खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार के पास धन का स्रोत क्या होता है, जो लोग होते हैं उनके इनकम टैक्स। ये टैक्स आपका प्रत्यक्ष हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष टैक्स क्या होता है, अगर आपके पास बहुत सारी संपत्ति है तो प्रत्यक्ष आप टैक्स देंगे, नहीं संपत्ति है बहुत ज्यादा तो आप प्रत्यक्ष टैक्स देंगे। आप अप्रत्यक्ष टैक्स, जैसे कोई वस्तु खरीदी तो उसमें टैक्स लगता है, वही है अप्रत्यक्ष टैक्स, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। तो इसके माध्यम सरकार के पास पैसा पहुंचता है।
अब ये पैसा सरकार बर्बाद ना करे, बहुत गंदी मतलब बुरी चीजों में ना खर्च करे, और ये जनता का पैसा वेस्ट ना जाए, बर्बाद ना जाए, इसके लिए क्या क्या करता है, हर साल रिपोर्ट जमा करता है, रिपोर्ट बनाता है। दूसरा हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसका कार्य क्या है, अगर किसी नागरिक को ह्यूमन राइट बाधित होते हैं, उसके इंसान होने पर जो उसको जन्मजात अधिकार प्राप्त हुए हैं इस विश्व में, इन अधिकारों का हनन ना हो, इसको बोलते हैं ह्यूमन राइट। इसके अधिकारों की रक्षा करने वाले को बोलते हैं ह्यूमन राइट कमीशन। इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ये सब भी निर्धारित करता है हमारा संविधान, ठीक है, और ह्यूमन राइट कमीशन भी। तो ये सब आप याद रखिएगा। कुल मिला के नागरिकों के लिए बेहतर जीवन प्रोवाइड करवाना ही इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का लक्ष्य है। इसमें यूपीएससी भी शामिल है, इसमें सीएजी भी शामिल है, इसमें आपके और भी बहुत सारी चीजें शामिल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये याद रखिएगा आप, जो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये एक सांविधिक आयोग है। इसका निर्माण बाद में किया गया था, संविधान बनने के बाद किया गया है, इसलिए इसको सांविधिक आयोग कहा गया है या विधिक कहा गया है, कानूनी दर्जे के तहत इसको बनाया गया है। जबकि ये संवैधानिक आयोग, संवैधानिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक संस्थाओं का मतलब होता है संविधान में लिखी हैं, संविधान में नहीं लिखी हैं तो इनको बोलते हैं सांविधिक। जैसे कि सीबीसी, सतर्कता आयोग, ये भी आपकी संस्था सांविधिक होगी, यानी कानूनी दर्जे के तहत बनाई गई है। जबकि सीएजी हो गया, यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, कमीशन हो गया, यानी चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग का कार्य भी नागरिकों की बेहतरी के लिए एक बेहतर प्रत्याशी चुनना है, तो ये भी संवैधानिक संस्था है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमने देखा, आइए कुछ और बात कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अलावा और क्या सिविक्स के दृष्टि के अंतर्गत आएगा। सिविक्स की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य विषय वस्तु है, इसके अंतर्गत और क्या क्या आएगा। तो आप देखेंगे नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत हमने कौन कौन से विषय इसको सहायता प्रदान करते हैं। सबसे प्रमुख तो इसका विषय है राजनीति शास्त्र, या फिर हम पॉलिटी जिसको बोलते हैं, राज्य व्यवस्था बोलते हैं। तो ये मुख्य इसकी विषय वस्तु का मुख्य आधार है। इसके अलावा कुछ भौगोलिक तत्व भी होते हैं, भौगोलिक संरचना, तो इसका कार्य भी क्या किया जाता है। अगर भौगोलिक तौर पर किसी को असमानता प्राप्त है तो राजनीतिक शास्त्र या कानूनों के जरिए उसको समानता प्रदान करना, उसको ज्यादा वर्चस्व देना, उसको ज्यादा उसकी क्षमताओं में बढ़ोतरी करना, ये भी कार्य नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत और क्या आ जाएगा, आप देखेंगे जो वंचित हैं, बेसहारा हैं, उनके बेहतरी जीवन के लिए बहुत सारी स्कीमों का अध्ययन, स्कीम सरकार लॉन्च करती है, तो वास्तव में वो स्कीम नागरिकों के हित के लिए है, उसने कितना कार्य किया, ये सब भी निर्धारित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत मतलब विविधताओं वाला देश है, यहाँ पे कई सारे आरक्षण का भी प्रावधान है, तो इस तरीके से आरक्षण भी किसमें आ जाएगा, नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु में आ जाएगा, ठीक है। आरक्षण का प्रावधान है, तो इसमें देखते हैं विभिन्न वंचित वर्गों को कोशिश की जाती है कि इनकी बेहतरी इनका हो जाए और इनका विकास हो जाए, तो इसको हम भी नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कानूनों का अध्ययन, कानूनों को बनाया जाना। हालांकि ये अगर कानून अधिक हो जाए तो ऐसे में नागरिक शास्त्र की जो मुख्य परिभाषा उसका हनन होता है। क्योंकि आप ऐसे सोचिए, किसी देश को चलाने के लिए हम कानून बनाते हैं, अच्छी बात है, कानून बनाने ही पड़ेंगे तभी देश चलेगा। लेकिन अगर ये कानून बहुत अधिक हो जाए तो क्या होगा, ऐसे में इसी नागरिक का शोषण होने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि आप देखिए, जितने कम कानून, नागरिक का जीवन उतना अच्छा होगा, लेकिन जितने ज्यादा कानून होंगे, जितने कम कानून, नागरिक का जीवन अच्छा। लेकिन अगर जितने ज्यादा कानून तो उससे नागरिक का जीवन उतना कम होगा। इससे क्यों होगा? क्योंकि आप देखिए, किसी समाज में अगर बहुत ज्यादा कानून है तो नागरिक अगर किसी चीज में फंस जाता है, चालान ही मतलब ट्रैफिक लाइट ही जंप कर देता है, तो ऐसे में क्या होगा, किसी ना किसी तरीके से जो पुलिस कांस्टेबल है उसको किसी ना किसी कानून के तहत फंसा ही लेगा, उससे शोषण उसका कर लेगा, उससे पैसे ले लेगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि सिर्फ 1 या 2 कानून है जो नागरिक को भी पता होंगे, क्योंकि कम कानून होंगे तो नागरिक को पता होंगे, बहुत ज्यादा होंगे तो नागरिक को कैसे पता होंगे, तो ऐसे में इसका शोषण उतना कम होगा। तो इस ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश में बहुत अधिक कानून नहीं होने चाहिए।
कानूनों की मात्रा कम होनी चाहिए, कानून कम होनी चाहिए। कानून की अधिकता से क्या होता है, समाजवादी व्यवस्था की तरफ हम बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, इंस्पेक्टर राज होता है, लाइसेंसी राज होता है। ऐसे में क्या होता है, शोषण ज्यादा होता है, ज्यादा जनता का शोषण होता है। जबकि जो समाजवादी पूंजीवादी व्यवस्था है तो इसमें स्वतंत्रता ज्यादा होती है, स्वतंत्रता इसका मूलभूत विचार होता है। ऐसे में ऐसा नहीं कह सकते शोषण नहीं होगा, लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें शोषण कम रहता है आम जनता का। हालांकि हम जानते हैं हम असमता वाले देश हैं, जहाँ पे अभी भी लगभग ऐसा माना जाता है कि 55% संपत्ति है ये ऊपर के जो शीर्ष हैं 10 लोगों के पास है। अगर हम इसको और भी सही तरीके से कहें तो शीर्ष 10% लोगों के पास भारत देश की 55% संपत्ति है। ये 55 मैंने कम बोला है आपको, इसको 60 कहा जाए तो ज्यादा सही रहेगा। 60% संपत्ति है। तो इस तरीके से इन सब चीजों को ध्यान में रखकर भारत में एक बेहतर नागरिक शास्त्र की पढ़ाई होना आवश्यक है, इसकी आवश्यकता है। और बेहतर नागरिक जीवन के लिए भी ये सारे पहलू आवश्यक होते हैं। तो नागरिक शास्त्र का ये महत्व है, और भारत के लिए तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि हम एक सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं और हमारे यहाँ असमताएं बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ समावेशी विकास की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में भारत में नागरिक शास्त्र का अध्ययन परम आवश्यक है। और इस तरीके से हमारा ये नागरिक शास्त्र का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, सिविक्स का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अब किसी अन्य लेक्चर में मिलेंगे। नमस्कार।